है गाइस, वेलकम टू कल्टंश। और मेरी इस नई सीरीज 7 साइको रिचुअल्स का ये है चैप्टर 1। सोचो एक आदमी जो एक साइकोपाथ है और उसे लिटरली सेटन और ब्रूटल सैटेनिक रिचुअल्स करने में मजा आता है। अब क्या ही होगा, यू कांट इमेजिन। सो 3, 2, 1। हाय, सो मैं हूँ क्रिस्टोफर, यू कैन कॉल मी क्रिस। तो मैं जो कि बचपन से अकेला, प्योरली अलोन इंसान, जो अपनी माँ तक को नहीं जानता, और इनफैक्ट मैं तो अपने बाप के साथ भी कभी रह ही नहीं पाया। मेरा वो बाप जिसने आज तक ना तो मुझे मेरी माँ के बारे में बताया और पूछने पर सिर्फ मुझे बहुत बुरी तरह मारा पीटा ही है, बस और कुछ नहीं। और ना ही मैं अपने सो कॉल्ड डैड के साथ रह पाया हूँ, बिकॉज व्हेन आई वॉज मे बी 6 ईयर ओल्ड, तब उन्होंने मुझे अपने शहर से दूर छोड़ दिया था किसी आंटी के पास। और लिटरली ना कि ही बराबर वो मुझसे मिलने आते थे और ना ही मुझसे अच्छे से बात की। लिटरली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई डैड एंड ऑल्सो आई कैंट रिमेंबर माई मॉम। मुझे जनरली कुछ नहीं पता है कि मेरी माँ कौन है। लास्ट टाइम जब मैं आई थिंक 16 साल का हो चुका था, तब मैं डैड के पास ज़बरदस्ती गया था एक बार, और तब भी वो आदमी मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। और मैंने उस टाइम बहुत पूछा अपनी माँ के बारे में, और उनसे उनके बारे में भी पूछा कि उनका पास्ट क्या है, वो कौन है, उनका कोई रिलेटिव क्यों नहीं है। पर इन सब सवालों के जवाब में मुझे जो मिला था वो थी मार, और बहुत बुरी मार। एक टॉर्चर नहीं होता है, कह सकते हो तुम। जैसे बचपन में सबकी डांट भी पड़ती है, सबको मारा भी जाता है, पर मेरे साथ उस आदमी ने वो किया था जिसे तुम प्रॉपर टॉर्चर ही कहोगे। दैट वॉज हॉरिबल फॉर मी, एंड या आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था जब मैं 16 साल की उम्र में अपने ही बाप से मिलने गया था। कीप दिस एवरीथिंग असाइड फॉर नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी आंटी के बारे में, जिनके साथ मैंने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बिताई है और जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है। आंटी मारिया, जो कि मेरे डैड को पता नहीं कैसे बस जानती हैं, और उन्होंने मुझे बचपन से लेकर बड़े होने तक संभाला है। आज तक उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बताया कि वो एक्चुअल में मेरी कौन लगती हैं या वो मेरे डैड को कैसे जानती हैं। कुछ नहीं पता है मुझे, बट स्टिल मारिया आंटी एक काफ़ी साफ दिल की इंसान है और सबका अच्छा करती हैं। तो अभी मैं 24 साल का हो चुका हूँ। ऑल्दो अपने पापा से मेरी महीने में एक आध बार फ़ोन पर बात हो जाती थी, पर सीरियसली बोलूँ तो मैं ऐसे इंसान से पता नहीं क्यों पर बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने आज तक मेरे साथ सिर्फ बुरा ही किया है। 2 दिन पहले मुझे एक न्यूज़ मिली कि मेरा वो बाप शायद किसी बीमारी के चलते मर चुका है। सीरियसली यार, मैं बिल्कुल भी दुखी तो नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था मेरे डैड से जो मुझे उनके मरने का थोड़ा सा भी गम होता। वो तो सिर्फ नाम के लिए ही मेरे फादर थे। एक बात जो मुझे मेरी आंटी से पता चली थी इतने टाइम में, वो सिर्फ ये थी कि मेरे डैड का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बस अकेले ही रहते हैं और उनका कोई सिंगल रिलेटिव या दोस्त भी नहीं। वैसे एक बात शायद तुम समझ ही चुके होगे, अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मेरा वो बाप मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करता था, और मेरे अंदर जितना भी एंगर उसके लिए भर रखा है वो ऐसे ही नहीं है। उसका रीज़न ही यही है कि उन्होंने मुझे हमेशा ही ऐसे ही ट्रीट किया है। तो अब अगर कोई सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता है तो शायद कोई पागल ही होगा जो फिर भी उस इंसान को अच्छा समझेगा और उससे उम्मीद रखेगा कि वो भी एक दिन, शायद एक दिन, मेरे जैसे ही मुझसे भी उतना ही प्यार करने लगेगा। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे डैड का फ्यूनरल था और तुमको लगता है मैं उस इंसान के फ्यूनरल में जाऊंगा? ना भाई, बिल्कुल नहीं। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एक ही कमज़ोरी, मेरी मारिया आंटी। अब उनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर, समझाने पर मुझे, इवन दो मेरा ज़रा सा भी मन नहीं था, बट मुझे जाना पड़ा। लेकिन उस फ्यूनरल पे जाना शायद मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे राज खोलने वाला था। ऐसा क्यों है ये तुम्हें थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। मैं अपने डैड के फ्यूनरल पर पहुंचा और मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये एक बहुत बेकार इंसान था, इसके किसी के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं है।
तो सिर्फ घर के कुछ नौकर जिन्हें रिसेंटली मेरे बाप ने अपनी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए ही हायर किया था, सिर्फ उन सर्वेंट्स ने हमें कॉल करके बताया था कि वो एक्सपायर हो चुके हैं और उनका फ्यूनरल भी इनफैक्ट उन्हीं सर्वेंट्स ने किया था और मोस्टली वही सर्वेंट्स लोग वहीं पर थे उस फ्यूनरल पे। अब सारा काम हुआ, कुछ 2-4 दिन मैं वहाँ रुका और इससे ज़्यादा वहाँ रहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जब मैं फ्यूनरल के बाद वापस आने के लिए निकल रहा था, तब उन सर्वेंट्स ने मुझे एक बॉक्स दिया और कहा कि ये बॉक्स मेरे बाप ने मरने से कुछ टाइम पहले उन लोगों को दिया था और कहा था कि कैसे भी करके ये बॉक्स क्रिस्टोफर तक पहुंचा देना। मैंने वो बॉक्स ले तो लिया एंड आई सीरियसली डोंट नो कि उसमें है क्या, एंड या आई वॉज लिटिल क्यूरियस ऑल्सो कि उस बॉक्स में हो क्या सकता है। पर मैंने उसे अभी नहीं खोला बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेट, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। अब मैं वापस अपने घर पहुंचा और अपने रूम में जाकर चेंज वगैरह करके मैं रेस्ट करने लगा और फिर मैं उस बॉक्स के बारे में अगले 3 दिनों तक भूल ही चुका था कि मुझे ऐसा कोई बॉक्स भी मिला है जिसे खोल कर भी मैंने नहीं देखा है कि उसमें है क्या। फिर 3 दिन बाद रात को मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और वो बॉक्स मैंने मेरे बेड के पास एक ड्रॉर में रख दिया था जिसमें मैं मेरी सिगरेट्स भी छुपा कर रखता हूँ क्योंकि मारी आंटी बिल्कुल भी नहीं जानती है कि मैं स्मोक करता हूँ। तो ऑब्वियसली यार मुझे छुप कर ये सब करना पड़ता है, क्या कर सकता हूँ। मारी आंटी यूजुअली 9:30 बजे तक सो ही जाती हैं एंड फॉर बीइंग मोर सेफ मैंने 10 बजे तक का वेट किया और 10 बजते ही रूम लॉक करके चुपचाप से मैंने डोर खोला और 2-3 सिगरेट्स निकाल ली और उसी टाइम मुझे देखा वो बॉक्स जो मुझे फ्यूनरल पे मिला था। तो मैंने सोचा चलो आज देख ही लेते हैं कि इस बॉक्स में आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो मैंने एक सिगरेट ख़त्म की और तुरंत दूसरी सिगरेट भी जला ली और उसके साथ ही मैंने वो बॉक्स भी खोला। ये एक पूरा ब्लैक बॉक्स था, एक अजीब सा ब्लैक बॉक्स जिसको खोलने पर मुझे अंदर मिली 2 चीज़ें। सबसे पहला था एक लेटर और एक अजीब सी बुक जो कि शायद कोई डायरी टाइप सी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो लेटर खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। वो लेटर मेरे पापा ने ही लिखा था और उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो पढ़कर मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही हिल गया। और अब मैं तुम्हें मेरे पापा का वो लेटर पढ़कर सुनाऊंगा। हेलो क्रिस्टोफर, देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये लेटर और इसके साथ एक किताब जब मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया से कहीं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैं ये लेटर अपने मौत के जो कुछ दिन बाकी हैं उन्हीं दिनों में लिख रहा हूँ और सच बोलूँ तो मुझे इस बात की ज़रा सी भी टेंशन या इस बात का बिल्कुल भी कोई गम नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। और ऐसा क्यों है ये तुम्हें जो डायरी मैंने दी है उस डायरी को पढ़कर समझ आ ही जाएगा। फिलहाल इस लेटर के थ्रू मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ एंड आई रियली होप कि तुम अब रेडी हो उस सच जानने के लिए। क्रिस, तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा सोचते हो और तुम्हें लगता होगा कि मैं एक ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चे को अपने साथ तक नहीं रखता है और तुम्हारा हमेशा ये सवाल भी रहा है कि तुम्हारी माँ कौन है, कहाँ है। तो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ और तुम्हारा जो बाप था वो तुम्हारे पैदा होते ही ख़त्म हो गया था, जिसके 5 साल बाद तुम्हारी माँ ने मेरे साथ शादी की थी। हमारी शादी के बाद मुझे एक बात पता चली कि तुम्हारी जो माँ थी उसने ही तुम्हारे असली बाप को मारा था और फिर मुझसे शादी करने के बाद मुझे ये बात बताकर उसने सीधे सुसाइड कर ली। और जब मुझे ये पता चला कि तुम्हारी माँ ऐसी है तो मेरा सीरियसली तुमसे कोई रिश्ता रखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर अब एक छोटे 6 साल के बच्चे को मैं इस बेरहम दुनिया में जहाँ मेरे से भी बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मेरे अंदर जो किसी कोने में बिल्कुल हल्की सी थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, उसके नाते मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता था। तो मैंने इसीलिए आज तक तुम्हें मारी आंटी के पास ही रहने दिया क्योंकि उन्हें मैं शायद किसी वजह से जानता हूँ और मैं इतना ही बता सकता हूँ कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे पर उनका हस्बैंड शादी के 3 साल बाद एक्सपायर हो गया था। कैसे हुआ वो तुम मत जानो तो अच्छा ही है। अब तुम अपने अस्तित्व के बारे में जान ही चुके हो। बेटा, अपना दिल छोटा मत करना और अगर तुम्हें यह सुनकर हर्ट हुआ है तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट। कौन सी तुम मेरी खुद की औलाद हो। इस लेटर का सिर्फ इतना ही काम था। अब तुम्हारा गुस्सा और भी बड़ा हो या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर मैंने जो डायरी तुम्हें दी है उसे पढ़ना मिस मत करना, वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे एंड इट विल ओनली योर लॉस।
दैट्स इट। इस लेटर को पढ़कर मेरे इस नकली बाप के लिए जो गुस्सा था वो थोड़ा बढ़ा भी और थोड़ा कम भी हो गया। बड़ा इस बात को सोचकर कि आज तक उस आदमी ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और कम इस बात से हुआ कि देखो मैं तो वैसे भी यही मानता था कि ये आदमी मेरा बाप तो है ही नहीं, और अब मैं जान भी चुका हूँ कि यही रियलिटी भी है। वेल, अब मैं इस बात से क्यूरियस था कि इस सब के बाद भी अब उस डायरी में और क्या ही होगा। पर अब मैंने सोचा चलो देख ही लेता हूँ आखिर ऐसा है क्या उस किताब में। उस किताब को खोलने से पहले मैंने फिर से एक सिगरेट जलाई और फिर मैंने वो बुक खोली। वेल, अब मैं उस बुक में लिखा हुआ सब कुछ तुम्हें उस आदमी, जो कि ऑब्वियसली अब मेरा बाप तो नहीं है, तो मैं तुम्हें उसी के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ। मैं हूँ डेविड। वेल, मेरी आइडेंटिटी को ये नाम इतना ज़्यादा शायद जस्टिफाई नहीं करता, तो इसीलिए मैंने अपने आप को एक दूसरा नाम भी दिया हुआ है, जो कि है डेविड द साइको। देखो, मेरे अंदर ना कुछ अजीब सी बातें हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हाँ, सीरियसली आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। अगर मैं किसी पर बिलीव करता हूँ तो वो है इविल, एंड दे आर सुपीरियर। देखो, मैं एक ऑर्फन हूँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता है क्या है? वो ये है कि मैं ना एक इंसेनली कोल्ड हार्टेड, इमोशनलेस इंसान हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। मेरे अंदर ना फीलिंग्स जैसी कोई चीज ही नहीं है। और मैं तुम्हें जेन्युइनली बोलूं तो मेरा जो सबसे फेवरेट काम है ना, वो है खतरनाक से रिचुअल्स करना, और लोगों के इमोशंस से खेलना, और अपने शिकार को उसकी आखिरी सांस तक अलग अलग तरीके से मारना, तोड़ना, टॉर्चर करना। आई लव डूइंग दिस। और मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है, वो सब अब मैं अपने मरने से पहले इस सीक्रेट डायरी में लिख कर जा रहा हूँ, ताकि कम से कम मेरे जाने के बाद भी इसे पढ़ने वाले तुम तड़पते रहो, और मेरी आत्मा को एक अलग ही सुकून मिल सके। ये डायरी पढ़ते टाइम मैं ना तुम्हें भूत बनकर देखूंगा, और मैं सीरियसली देखना चाहता हूँ कि तुम इस डायरी को पढ़ने के बाद कितना बौखलाओगे। यार, काश मेरी ये विश पूरी हो जाए कि इस बुक को पढ़ते वक्त तुम्हारा रिएक्शन देखने को मिल जाए मुझे। खैर, अब शुरू करते हैं वो बात जिसके लिए मैंने ये डायरी लिखी है। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो जो मेरी जिंदगी की रियलिटी है, और जो कर्म मैंने किए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं भगवान में नहीं, शैतान में मानता हूँ। हमेशा से ना मैं मुझे परेशान करने वालों के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया रिचुअल्स करता था, और मैं ना ये मानता था कि अगर मैंने वो सब किया तो मुझे अलग ही लेवल की शांति और खुशी मिलेगी। इसके साथ मैं शैतानी शक्तियों को भी खुश कर पाऊंगा, जिसके बाद शायद शायद मैं जिसे हरा पाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हो सकता है कि उन रिचुअल्स के बाद मुझे नुकसान पहुंचाने लायक ना तो भगवान इस दुनिया में बचे, और ना ही कोई कीड़े, आई मीन ये सो कॉल्ड पागल बुद्धि के इंसान। वेल, मुझे सैटेनिक ब्लैक मैजिक रिचुअल्स में बहुत इंटरेस्ट है, एंड आई एम सो क्यूरियस अबाउट इट। मैं बहुत सारे रिचुअल्स करता था अलग-अलग जानवर और वही इस दुनिया के कीड़ों के साथ। मैंने बहुत सारे रिचुअल्स ऑलरेडी किए हुए थे, और यहाँ पर तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन-सी कीड़ों की बात कर रहा हूँ। पर कुछ टाइम ये सब करने के बाद ना अब मेरा पेट भर नहीं रहा था, और मुझे कुछ और एक्सट्रीम करना था जिसके बाद मुझे शांति मिलती। और इस मोमेंट पर मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था भाई। वही सब छोटे-मोटे कीड़ों को मार तोड़ कर उनके साथ सैटेनिक रिचुअल्स करके आई गॉट बोर्ड फ्रॉम दिस। एंड या, जब मेरी लाइफ का ये सुहाना फेज आया, जब मुझे ये सब चीजें और एक्सट्रीम लेवल पर करनी थी, तब मैंने आई थिंक अपनी जिंदगी का कीमती 1 साल सिर्फ ये सोचने में बिताया कि अब मुझे क्या करना है, या फिर कौन सा रिचुअल करना है, और इस सब को और एक्सट्रीम लेवल पर कैसे बनाना है। और इस 1 साल के गैप में मैंने सिर्फ सोचा है कि मुझे कौन-कौन से रिचुअल्स करने हैं, कैसे रिचुअल्स करने हैं, जिनसे जिनसे एक्चुअली मेरे मन की शांति और एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाएगी। मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और उस पूरे साल में मैंने ऐसे 7 रिचुअल्स सोचे थे, जो मुझे कैसे भी करके अपने लिए, सेटन के लिए करने ही थे। वेल, इस 1 साल के पीरियड में ना लोग सबसे ज़्यादा सेफ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया तो, इस साल मैंने सिर्फ सोचा है। तो इससे पहले जब मैं थोड़ा फ्री था,
तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अपने आसपास के बहुत सारे कीड़ों के साथ और अपने एनिमीज के साथ बहुत एंजॉय किया है। अब कैसा एंजॉयमेंट, ये चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो एक बार ना मैं रात को अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था और तभी मैंने देखा कि कोई मंद बुद्धि इंसान चुपके से मेरे घर के ग्राउंड में घुस रहा है। और एक्चुअली वो मेरा नेबर स्टीफन था, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो एक प्रॉपर नशेड़ी गंजेड़ी की कैटेगरी में आता है। आए दिन पुलिस उसे पकड़ लेती थी। वो दिन रात अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ पड़ा नशा करता रहता था। मुझे नशा करना इतना ज़्यादा तो पसंद बिल्कुल नहीं है, पर स्टीफन से मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था। रिसेंटली मुझे एक न्यूज़ मिली कि पुलिस इसे फिर से पकड़ने आने वाली है। किया होगा कुछ कांड इसने। तो उसके घर पर जो ड्रग्स वगैरह रखे हुए थे, ये साला वो सब मेरे घर के ग्राउंड में छुपाने आया था। पर ये जानता नहीं था ना कि ऐसा करके ये किससे पंगा ले रहा है। मैं नीचे गया, अपनी गन उठाई और पीछे से जाके स्टीफन को गन पॉइंट पर चुपचाप से घर के अंदर लेकर आया। वो साला मेरी गन देखते ही अपने हाथ पैर जोड़ने लगा। कहे जा रहा था, मुझे माफ कर दो डेविड, सॉरी सॉरी, मैं आज के बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने कहा, स्टीफन, मैं तो जानता ही हूँ कि अब तू दोबारा कभी मुझे परेशान करने की बिल्कुल सोचेगा भी नहीं, या फिर शायद सोच पाएगा ही नहीं। वैसे भी 15 दिन हो गए हैं मैंने कोई रिचुअल नहीं किया, इसलिए शायद इविल भी यही चाहता है। स्टीफन सिर्फ इतने में ही बहुत तड़प रहा था। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अबे यार, वैसे तो तू सबके सामने बड़ा कूल और स्ट्रांग बनता है। आज तेरे वो चो मुंह से नशेड़ी दोस्त यहाँ नहीं है तो देख तेरी कैसे फट रही है। स्टीफन, अब तुम मेरे गेस्ट हो और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो तुम्हारी हार्ट बीट कितनी तेज हो चुकी है, मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है। पर चलो, कोई बात नहीं, इस हार्ट बीट को तो मैं चुटकी बजाते ही शांत कर दूंगा। डोंट वरी। स्टीफन ने मुझे कहा, इंसानियत के नाते मुझे छोड़ दो प्लीज। इंसानियत? वो चीज मैंने उस दिन ही खत्म कर दी थी जब मैंने सबसे पहले अपनी ही शैडोज से बात करना शुरू की थी। तब से सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे जिंदा रखती है, तुम जैसे लोगों के साथ किए हुए रिचुअल्स और उस दौरान तुम्हारी वो स्वीट सी चीखें। अच्छा, बातें बहुत हो गई, चल वो काम शुरू करते हैं जिसके लिए मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। अब मैं स्टीफन को गन पॉइंट पर ही अपने घर के बेसमेंट में लेकर आया। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे घर का बेसमेंट ही वही जगह है जहां पर मैं अपने मन की शांति के लिए और सेटन के लिए रिचुअल्स करता हूँ और कीड़ों के साथ खेलता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। स्टीफन को उस बेसमेंट में लाके सबसे पहले उसको एक चेयर से बांधा। एक्चुअली वो चेयर नहीं थी, वेल वो था एक तंदूर। मतलब वो नहीं जिस पर चिकन को रोस्ट किया जाता है, उसमें आयरन रॉड्स लगी होती हैं और उसके नीचे खूब सारा कोयला, जलता हुआ कोयला होता है। हाँ, मैंने स्टीफन को उस पर लेटाकर बांध दिया था और फिर मैंने उस तंदूर में कोयला डालकर जला दिया। स्टीफन को भी इस गेम में बहुत मजा आ रहा था। बस वो इस गेम को खेलते खेलते बहुत खुश हो रहा था और खुशी में चिल्ला रहा था। अब यार, रात का टाइम है, आसपास के लोगों को कितना डिस्टर्ब होगा, आसपास के लोगों को कितना डिस्टर्ब कर सकती थी वो चीखें। तो मैंने बहुत आराम से सर्जिकल नाइफ से स्टीफन की जो जुबान थी उसे ही निकाल लिया। फिर मैंने उसके दोनों थाइस पर एक बहुत बड़ा सा कट मारा, जिनसे जिनसे जो खून बह रहा था वो तो देखकर मजा ही आ गया मुझे। वो स्टीफन अब जो फड़फड़ा रहा था और उसका जो रोस्टेड बन रहा था, सच में यार बहुत सेटिस्फाइंग था ये सब। वेल, अब मैंने उसके थाइस से निकलता हुआ ब्लड एक बड़े से वेसल में इकट्ठा किया। फिर जब स्टीफन उस तंदूर पर अच्छे से रोस्ट हो गया था, तब मैंने उसके खून से फ्लोर पर एक हेक्साग्राम बनाया और स्टीफन जो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में था, मैंने उसे उस हेक्साग्राम के बिल्कुल बीचों बीच बैठा दिया। फिर मैंने सर्जिकल नाइफ को गरम किया और स्टीफन के शरीर पर हर एक जगह छोटे छोटे कट्स मारने शुरू किए। अब आगे का रिचुअल करने के लिए मुझे सडनली ध्यान आया कि मुझे तैयार भी तो होना है उस रिचुअल के लिए। तो मैं स्टीफन को 2 मिनट अकेले खेलने को छोड़कर जल्दी से अपने रूम में जाकर एक लंबा सा ब्लैक कोट हैट पहनकर वापस आया, क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं सब कुछ थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से करता हूँ। स्टीफन के सामने मैंने एक शीशा रखा जिससे वो अपने आखिरी वक्त में अपने आप को अच्छे से देख सके, और इस रिचुअल में भी मुझे इस मिरर की जरूरत थी।
फिर मैंने स्टीफन के चारों तरफ कैंडल्स जलाई। फिर मैंने सेटन को ऑफरिंग्स के तौर पर देने के लिए स्टीफन के बॉडी पार्ट्स को काट कर अलग किया और उसके पास में ही रख दिया। वैसे कुछ भी कहो, स्टीफन में जान बहुत थी। भाई बहुत मोटा तगड़ा आदमी था, पर अफसोस अपने आप को मुझ जैसे सीधे साधे इंसान से नहीं बचा पाया। अब मैंने उस अधमरे स्टीफन के सामने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंधकार के देवता, सुन मेरी पुकार, अपनी शक्ति से मुझे निहार, इस भेंट का रक्त कर स्वीकार। फिर मैंने सेटन को गिफ्ट के तौर पर एक बाउल में वाइन डालकर उस मिरर के जस्ट सेंटर में रखा, जिसके बाद मैं बस चुपचाप बैठा और उस शीशे में घूर रहा था, एक एक बहुत हल्की सी स्माइल के साथ। और मुझे दिख रहा था कि कैसे स्टीफन तड़प रहा है और कैसे मेरा ये रिचुअल सेटन ने एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद धीरे धीरे स्टीफन एक बहुत गहरी नींद में सो गया और मैं उसको सोता देख बहुत देर तक एंजॉय करता रहा। फिर सडनली एक ठंडी सी हवा मेरे कानों को छूकर निकली, जिसके बाद वो सारे कैंडल्स भी बुझ गए और फिर ये रिचुअल एंड हुआ। फिर मैंने अपने उस बेसमेंट को क्लेंस करने के लिए बहुत सारा सॉल्ट पूरे बेसमेंट में छिड़का और स्टीफन की बची हुई लाश को, जिसका अब कोई काम नहीं था, तो मैंने उसे बस बेसमेंट में ही जला डाला। और जब तक उसकी लाश चलती रही, मैं बस एक हल्की सी स्माइल के साथ उस बेसमेंट के एक कॉर्नर में बैठा उसे घूरता गया। और अब मुझे अंदर से बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। सरप्राइजिंगली स्टीफन का कोई नहीं था जो उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिख पाता, और उसके दोस्त भी बस ड्रग्स और नशे के लिए ही उसके साथ थे। पुलिस आई थी बाद में उसके घर में उसे ढूंढने, पर वो तो अब सेटन के पास जा चुका था, तो पुलिस को वो मिला ही नहीं। और पुलिस भी कितनी स्टूपिड थी। सब सोच रहे थे कि स्टीफन तो बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, वो यहाँ से कहीं भाग चुका है और वहां से अपना ये ड्रग्स का धंधा कर रहा है। हाँ, सीरियसली? वेल क्रिस्टोफर, अगर तुम ये डायरी अभी भी पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट मी यार, तुझे जो हार्ट अटैक आने वाला है ना, सच में मुझे तो वो बस इमेजिन करके ही इतनी जोर से हंसी आ रही है ना तुझ पे, कि मैं तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। खैर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ अपने पहले रिचुअल के बारे में। देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मैंने पूरे साल बस प्लानिंग की है रिचुअल्स की। तो एक्चुअली मैंने उस टाइम बहुत तगड़े 7 रिचुअल्स के बारे में सोचा था, और उन्हीं में से सबसे पहले रिचुअल के बारे में मैं तुम्हें अब बताऊंगा। वेल, अब ये रिचुअल क्या है उससे पहले तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा ना कि इस बार मेरा शिकार कौन था। और ये बात ध्यान रखना कि मेरे हर एक शिकार के पीछे ना एक स्पेसिफिक रीजन होता है। ऐसे थोड़ी ना मैं किसी को भी पकड़ लूंगा। तो इस बार के लिए मेरा जो पहला विक्टिम मुझे चाहिए था, वो एक ऐसा इंसान जो पैसों के पीछे एकदम पागल है और बिल्कुल अंधा है पैसों के लिए। तो दिल थाम लो क्रिस, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस रिचुअल में मेरा शिकार और कोई नहीं, क्रिस्टोफर तेरा सगा बाप ही था। ओ मेरा क्यूट सा बच्चा, अब तो तू बहुत कंफ्यूज हो गया होगा कि अभी तो मैंने तुझे उस लेटर में बताया कि तेरा बाप मर चुका था, तेरी माँ ने ही उसे मारा था, जिसके बाद तेरी माँ से मैंने शादी की, फिर उसने सुसाइड कर ली। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस तुम्हारी फिरकी ले रहा था, तुम्हें एक इमोशनल ड्रामेटिक स्टोरी सुना के। एंड या, आई वाज सक्सेसफुल इन डूइंग सो। वैसे तू बड़ा सीधा इंसान है यार, मैंने जरा सा इमोशनल लेटर क्या लिख दिया, एक पूरी फिक्शनल स्टोरी तुझे सुना दी और तूने उस पर यकीन भी कर लिया। ये मत भूल कि मुझे लोगों के इमोशन से खेलना बहुत पसंद है और मेरे अंदर फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है। तो असल में मैंने तेरे बाप को अपना वो रिचुअल करने के लिए अपना शिकार बनाया था और उसको फंसाया था और उसके साथ मेरा पहला रिचुअल किया था। और हाँ, मैंने ही तेरे बाप को मारा था। अब तुझे तो पता चल ही चुका है मेरे बारे में और मैं कैसे रिचुअल्स करता हूँ, स्टीफन के साथ क्या किया था मैंने। तो सोच तेरे बाप का क्या ही हाल किया होगा मैंने, और बाकी के 6 लोग कौन थे और उनका क्या हाल किया होगा मैंने। तैयार हो जा क्रिस, बहुत मजा आने वाला है।